घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। 3 दिन के दौरे पर भारत में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, जोरदार हुआ स्वागत, लेकिन सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ। और उपचुनाव में हार पर बीजेपी अध्यक्ष शाह ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं। मेनका ने फिर कहा, यूपी में वरुण को लाओ। योगी ने टिकट बंटवारे पर उठाए सवाल। सबसे पहले बात करते हैं भारत में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिन के दौरे पे पहुंच चुके हैं अहमदाबाद में। आज वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और कई अलग अलग, खास करके 3 उसको उन्होंने हस्ताक्षर किए जो समझौते पे। कई अहम सवाल हैं इससे जुड़े हुए, उनके भारत के दौरे से जुड़े हुए। लोगों की उम्मीद भी है कि भारत और चीन के रिश्तों में कितना परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि लगातार तनाव भारत और चीन के रिश्ते में जारी है, बॉर्डर पे है। साथ ही साथ ट्रेड को लेके, व्यापार को लेके भी लगातार जो विश्लेषक है आर्थिक, वो देखते रहते हैं कि भारत को कितना फायदा होता है। कई और पहलू हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त उपेंद्र प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार, अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, और सुनील चोपड़ा जी, सीपीएम के नेता शामिल हैं स्टूडियो में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अवधेश जी आपसे। इस पूरी यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? दिलीप जी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दौरा अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय में हुआ है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से एक सामान्य सांस्कृतिक, वैचारिक और बाजारी महोत्सव में परिणत किया है आरंभ में, वो काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैचारिक और सामाजिक इन संबंधों का, इन पहलुओं का सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं सब जगह। चाहे वो जापान गए हो, उसके पहले नेपाल गए हो, उसके पहले वो भूटान गए हो, नहीं उसके पहले ब्राजील गए हो और भूटान गए हो, सब जगह उन्होंने कोशिश ये की है ये जोड़ने का कि भारत एक ऐसा देश है जिसका किसी न किसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से हमारे आपके संबंध रहे हैं, इसलिए आप हमारे अपने हैं और इसके आधार पर हम मिलके खड़े हैं। और सब जगह एक नारा भी दिया है उन्होंने सभी जगहों के लिए, और उसके असर भी हुए हैं। तो वो उसके उनका मानना, मुझे जो लगता है नरेंद्र मोदी की कूटनीति में, कि वो सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंधों को का ध्यान दिलाते हुए एक भावनात्मक जो है सामूहिकता कायम करते हुए, और तब जो है कठोर और कठिन कूटनीति के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। अब चीन हमारा, अभी तक हमने अपने 2 महत्वपूर्ण पड़ोसियों से किया, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे, जब तब ठीक से विश्लेषण होगा, कि अभी सुषमा स्वराज सिंगापुर, म्यांमार और वियतनाम के दौरे पर थी, और उन्होंने शुरू किया जो पड़ोसियों से जो संबंधों की बात है, और पड़ोसी के बाद फिर पूर्वी एशिया से, उसको नरेंद्र मोदी महत्व दे रहे हैं कि जापान वो गए हैं तो और अभी इस समय आज हमारे राष्ट्रपति भी वियतनाम में है, और वहां महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं जिसको लेकर के चीन ने विरोध किया है। तो ये केवल इसको गहराई से देखने की जरूरत है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुआ है जब भारत अपने पड़ोसियों के साथ, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी पड़ोसियों के साथ संबंधों को नए धरातल पर, जिसमें भावनात्मकता भी है, जिसमें व्यवहारिकता भी है, और जिसमें ठोस कूटनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक जो है तत्व भी हैं, उनके आधार पर स्थापित करना चाहता है। और बहुत खुल के बात, ऐसे समय आए हैं जबकि जापान में उनके भाषण देने के बाद जिस ढंग से 300 चीन के सेनाएं जो है हमारे लद्दाख में घुस करके 25 किलोमीटर अंदर, और वहां बिल्कुल जो है बैठ गई है, और हमारे यहाँ के हमारी सेना को सिंचाई के काम करने के लिए रोक ली गई है, तो एक तनाव का बिंदु है। लेकिन मैं इससे चिंतित नहीं होता हूं, क्योंकि चीन की सेना, जब भी भारत में कोई आया है नेता, आप देख लेंगे पिछले 10 वर्षों का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, जब भी भारत में कोई नेता आया है चीन का, उसके पहले चीन की सेना ने यही किया है। किसी का भी देख लीजिए। तो इसलिए मेरे लिए इसमें आश्चर्य का विषय कोई नहीं है। चीन हमेशा, जब पिछले राष्ट्रपति हु जिनताओ आए थे, तो उसने बड़े जोर शोर से कहा था कि हमारा जो है 90,000 पर किलोमीटर, लेकिन पूरे यात्रा से
क्या इसको जो राजनीतिक विश्लेषक मैं आपके पास लौटा हूं, नहीं, ये एक लाइन पूरा कर लूं, इसलिए कह रहा हूं कि अभी पूरा ध्यान जो है कांग्रेस या विपक्षी पार्टी इस पर अटैक कर रही है कि सवाल यह है कि अगर आज ही कांग्रेस का बयान आया है कि एक और चीन की सेना हमारे घुसपैठ करके हमारे सेनाओं को काम करने नहीं दे रही है और आप उनके साथ महोत्सव मना करके और फाफड़ी और क्या क्या खिला रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है, तो उसका मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है जब चीन पिछले 10 सालों में चीन का कोई नेता आया हो तो सीमा पर चीन की ओर से कोई हरकत नहीं हुई हो। नहीं, लेकिन इसके पीछे भी तो मंशा है, उसके पीछे मंशा को देखने की भी जरूरत है। और जब भी कोई अगर चीन के कोई बड़े नेता आएंगे या चीन के राष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, तो वहां पे ये स्थिति सीमा पे बनती है। उपेंद्र जी, अब देखिए, भारत और चीन का जो रिश्ता रहा है जी, इस रिश्ते में चीन की ओर से हमेशा अड़चने खड़ी की गई है, आक्रामकता रही है। वो चीन है जो कि हमेशा पता नहीं उसका भारत के साथ या दूसरे पड़ोसियों के साथ भी ऐसा संबंध रहा कि एक साथ है कि आप दबाव डालो और काम करो, मतलब किसी के कनपट्टी पर पिस्तौल दिखा करके उसके साथ आप बातचीत कीजिए। तो ये 50 से ही ये दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से हमला किया चीन ने, उसके पहले जो तिब्बत में जो घटनाएं घटी, तिब्बत का जो समझौता हुआ, हालांकि भारत ने चीन की बातें तो लगभग मान ही ली थी जी। अभी देखिए जो पिछले 10 साल से जो हम देख रहे हैं कि जैसे यात्रा शुरू होगी उसके पहले कभी अरुणाचल का मामला उठा दिया जाएगा, कभी लद्दाख में सेना भेज दी जाती है, इस बार भी कुछ ऐसा हुआ। तो ये जो भारत, इसके पीछे मंशा क्या होती है? इसके पीछे देखिए, आप अपना मिलिट्री माइट लेके आगे चलते हैं हमेशा। आप सेना को अगर आप सेना को सीमा पर आप अपने आने से पहले अगर और आप कह रहे हैं कि ये हर बार होता है, तो क्या ये है मानसिकता कि आप बात करें अच्छे रिश्तों की, समझौतों की, आर्थिक रूप से व्यापार की, दोनों दुनिया में किस तरह के नए उनकी भूमिका होनी चाहिए, और जब आए तो उसके पीछे अपने मिलिट्री माइट को लेके आते हैं। हमें लगता है कि चीन याद दिलाना चाहता है कि देखो हम तुमसे ज्यादा मजबूत हैं, हम तुमको एक बार पराजित कर चुके हैं। तो वो लगता है कि अपना जो वो उसको लगता है कि हम दिखलाएंगे, अपनी ताकत को दिखला करके उससे बात करेंगे तो उस पर बातचीत में हम ज्यादा हावी रहेंगे। तो ये एक मानसिक दबाव डालना, शायद ये याद दिलाना कि एक बार तुमको हम पराजित कर चुके हैं, यह और हमारी सेना जो है हमेशा वहां पे जब मैं तो ये वही है जो मिलिट्री माइट किसी मुल्क का होता है, किसी देश का होता है, उसकी सोचने, उसके जो अगर मजबूत होता है आपसे तो उसके सोचने के तौर तरीके भी अलग होते हैं। उसी सोच के तहत वो भारत के रिश्ते जिस तरह से कायम करना चाहते हैं। पुष्पेंद्र, क्या इस सोच से भारत के साथ इस तरह के से अगर 10 साल अवधेश जी कह रहे हैं, उपेंद्र जी कह रहे हैं कि जब भी कोई आते हैं तो ये इस तरह का होता है अक्सर, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ हो, वो कह रहे हैं। आप ये देखें कि ये अभी की घटना है और उस वक्त की घटना है जब नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी थी। अभी भारत के उपराष्ट्रपति सैयद हामिद अंसारी साहब चाइना में थे और जिस वक्त वो चाइनीज लीडर से हाथ मिला रहे थे उसी वक्त उनकी ऑफिशियल एजेंसी ने एक अपना मैप जारी किया जिसमें पूरे अरुणाचल प्रदेश को दिखाया। उस वक्त भी ये बवाल उठा के देखिए साहब, इस वक्त वो वहां मौजूद हैं, एक तरफ दोस्ती की बात हो रही है, निकटता की बात हो रही है, दूसरी तरफ आप इस तरीके का प्रोवोकेशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम 2-3 चीजों को कबूल लेना चाहिए। इस गलतफहमी में हम लोग 1962 से हैं कि हम बहुत मजबूत हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं। हम ये माने कि चीन के सामने हम ना आर्थिक रूप पे और ना सामरिक रूप से उतने मजबूत नहीं है। 1962 उसका चीन फायदा उठाना चाहता है हमेशा, वो हर मुल्क उठाएगा, वो हर मुल्क उठाएगा, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है। आज अगर जब बार पाकिस्तान से बात होती है तो आपके एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, भूल गए 71, भूल गए 65, आप उसको याद दिलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चाइना आपको याद नहीं दिलाता है। चीन घुसपैठ करके या सीमा पे आकर के आपको वही याद दिलाता है। वही बात तो आप जब इस तरह की यादें ताजा रखेंगे, अगर आपको याद दिलाते रहेंगे तो क्या रिश्ते सुधारने की बात जो है उसमें कितना तत्व जिसे कहते हैं सकारात्मक तत्व उसमें आने की कितनी गुंजाइश आप छोड़ते हैं? दिलीप साहब, अगर भारत को रिश्ते सुधारने की जरूरत है, अगर जब तक चाइना को उतनी नहीं होगी तब तक बात बराबरी से नहीं बनेगी। हमें लगता है कि हम रिश्ते सुधार रहे हैं, लेकिन चाइना अगर रिश्ते सुधारने की बात करता है उसी शिद्दत के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ, उतनी जरूरत के साथ, तो फिर चाइना ये नहीं करेगा जो वो कर रहा है। लेकिन उसको मालूम है कि हम भारत के साथ ये कहेंगे कि हां रिश्ते सुधारने, उसका एकमात्र
प्योर इंटरेस्ट यहां के मार्केट में आना है। इसके अलावा वो बॉर्डर नहीं आपके साथ सॉल्व कर रहा। अगर वो बॉर्डर सॉल्व कर लेगा तो फिर उसके लिए दूसरी दुश्वारियां होंगी। लिहाजा वो आपको टोपे रखना चाहता है और आपकी जो औकात है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय मंच पर, वो वहीं की वहीं रखना चाहता है। लिहाजा आप बड़बोलापन न करें। आप ये समझें कि आपकी स्थिति दोनों तरफ कमजोर है। आप आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उससे आप उससे मदद चाहते हैं। आज भारत का मीडिया क्या कह रहा है? 6 लाख करोड़ वो हमें दे रहे। हम भिखारी हैं क्या? इसलिए परेशान है क्या हम इसी के लिए हमारा सारा काम हो रहा है? आज अभी तक भारत यह बताए कि अरुणाचल प्रदेश में स्टेपल वीजा दिया जाता है। अक्साई चीन का मामला है। वो हर तीसरे दिन पाकिस्तान को समर्थन देकर के जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग से हटा देता है। तो हमारी कंसर्न तो यह है भाई, हमारी सीमा अगर सुरक्षित नहीं है, हमारी सीमा पे फेस ऑफ होता रहेगा, हमारा एक बड़ा जो पैसे का हिस्सा है वो बॉर्डर पे ही खड़ा रहेगा, तो आप मुझे बताइए संबंध किस चीज के लिए सामान्य हो रहे हैं? अगर इस देश में बिजनेस भी होगा और बॉर्डर आपका सेफ नहीं है तो वो बिजनेस किस कारगर होगा? तो आप इस बात को भूल जाएं। हां, परिस्थितियां बदली हैं, हमारी भी वो हालत नहीं रही है तो उसकी भी वो हालत नहीं रही है, लेकिन अभी बराबरी की बात नहीं आई है। इसलिए हम इस गलतफहमी में ना रहें कि हम चाइना से आंख में आंख डाल के बात करेंगे और कल ही सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। उसकी जिस दिन जरूरत होगी वो समझेगा कि भारत के बाजार को लेने के लिए उसको बॉर्डर सॉल्व करना है तो वो ज्यादा है। अवधेश कह रहे हैं ज्यादा है। मेरा कहना यह है कि दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई पड़ोसी अगर थोड़ा छोटा है या उसकी सेना कम है तो कोई दूसरा उसको निगल जाता है। एक तो भारत, एक तो पहली बात है, ये तो मैंने कहा नहीं। मैं कह रहा हूं दूसरा, हमारा देश इतना भी कमजोर नहीं है। नहीं, अवधेश जी जो बात जो मैं कह रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, जो पुष्पन सवाल उठा रहे हैं कि जब आप जब चीन के राष्ट्रपति यहाँ पे आ रहे हैं, सवाल मैंने सुन लिया है। नहीं, सवाल आपने सुना है, मैं इसलिए सवाल बना करके आपसे पूछता हूं। आप उसको कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो जब चीन के राष्ट्रपति यहां आएंगे, प्रधानमंत्री यहां आएंगे, तो सीमा पे घुसपैठ होगी, सीमा पे आर पार की लड़ाई करने की स्थिति बनेगी, और वहां पे फिर आप यहां पे आके आप कहेंगे कि हम $35 मिलियन बिलियन डॉलर हम यहां पे इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, हम व्यापार और साझेदारी को बढ़ाएंगे, हम संबंधों को बढ़ाएंगे। एक तरफ तनाव, एक तरफ ये संबंध, इसकी संभावना कितनी बनती है? सवाल ये है। देखिए ऐसा है कि और एक तरफा जो भी चीज आप करें, अगर आप कहीं ना कहीं ये दबाव अगर नहीं रहेगा, उस दबाव के बिना तो आप बात कर सकते, लेकिन इस दबाव में आप कितने अच्छे संबंध बना सकते हैं? दबाव से संबंध बनेगा। नहीं, ऐसा है कि चीन एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो बनाए रख रहा है, उसका कारण बिल्कुल साफ है कि तिब्बत के अलावा वो अरुणाचल को तिब्बत का एक भाग मानता है। उसको लद्दाख से और चीन क्या मानता है और क्या इसको समझना तो पड़ेगा ना। आप चीन तो ये समझ, सवाल ये है कि हिंदुस्तान जिस रिश्ते को कायम चीन के साथ करना चाहता है, या चीन करना चाहता है, ये थोड़े कि हिंदुस्तान करना चाहता है। चीन के साथ हमारा दुनिया में इस समय $72 अरब का हमारा व्यापार है। उसमें भारत को कितना फायदा है? भारत को घाटा है $30 अरब जी। लेकिन भारत कहीं चीन से झुक जाता हो, अभी जैसे राष्ट्रपति हमारे वियतनाम में है, उसके साथ हमारा जो ONGC का, लेकिन उसमें चीन का आप रुख देख लीजिए क्या है। वो रुख से कोई अंतर नहीं पड़ता। ONGC का ओवरसीज डिपार्टमेंट और वहां का वियतनाम के पेट्रो विभाग के बीच समझौता हुआ है तेल की खोज के लिए। म्यांमार और सिंगापुर के साथ हमने समझौते किए हैं। वियतनाम चीन का दुश्मन देश है। अरे भाई, चीन के संविधान में आपके पास दुश्मन देश माना गया है। हम कहां डर रहे हैं? हम उसके साथ रक्षा समझौता करने जा रहे हैं। कौन सा रक्षा समझौता? वियतनाम के साथ। वियतनाम में, मैं चीन की बात कर रहा हूं। आज हो रहा है ना, आज वहां वो भी हो रहा है, राष्ट्रपति यहाँ है। आप दोनों को कैसे कर सकते हैं? चीन और सीमा पे घुसपैठ भी हो रहा है। ये होगा लेकिन 40 ये होगा। हाँ, लेकिन और ये रिश्ते सुधरेंगे। 40 वर्षों में चीन के सीमा से एक भी गोली नहीं चली है, ये कभी मत भूलिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए, वो चीन की एक रणनीति है। चीन की रणनीति है कि आपके क्षेत्र में आ जाए, चीन की रणनीति है कि आपके सेना को घेर ले, चीन की रणनीति है कि राष्ट्रपति पहुंचे और फिर आपसे बातचीत करें। चीन की नहीं सुनते। हम क्या कर रहे हैं इस समय? हमने पूरा लद्दाख से लेके अरुणाचल तक हमने एक माउंटेन जो है फोर्स बनाने की कोशिश की है। हम खड़े कर रहे हैं, ये नहीं है वो तो लहासा से लेकर के और हिमालय तक अपनी सेना लेके पहुंच गया है। हमने भी अरुणाचल से लेके यहां तक बजाबता खड़े किए हैं। हमने जो है एयरफोर्स की विंग स्थापित की है।
तो उसके कारण उनको भी एक समस्या हो रही है। हमने पहली बार जो है भूटान जो है पिछले कांग्रेस की सरकार में चीन को दूतावास बनाने के लिए एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, दे रहा था। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं भारत और चीन के रिश्ते की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पे हैं, 3 दिवसीय दौरे पे हैं और अहमदाबाद में उनकी बैठक भी हुई है प्रधानमंत्री के साथ। वो साबरमती आश्रम भी घूमे हैं, उनके 3 समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि किस तरह के संबंध, किस तरह के रिश्ते भारत और चीन के बनेंगे। क्या सिर्फ कारोबार और निवेश से, व्यापार से, लेन देन बढ़ने से ये रिश्ता मजबूत होगा, या जो असल में जो समस्या है जहां पे उसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है, जो सीमा लेके विवाद है उस पे क्या हो रहा है, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में हमारे साथ आलोक शर्मा जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। रमेश रत्न जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। इससे पहले हम आलोक जी और रमेश जी के पास हैं। सुनीत जी, जो असल में जो चीजें चल रही है, जिस तरह से आज पूरे दिन जब से 2:30 बजे से वो पहुंचे हैं और लगातार उनके साथ जो बातचीत हो रही है, जो अब तक निकल के आ रहा है, किस तरह की चीजें आपको दिख रही हैं, किस रास्ते पे हम, ट्रैक क्या है? ट्रैक तो अच्छा है, ट्रैक तो अच्छा ही है कि जितना हिंदुस्तान और चीन एक दूसरे से डायरेक्टली बात करेंगे उतना अच्छा है। आप आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो ये सबसे अच्छी चीज है। और ये सब एक तरफा बात जो हो रहा है वो क्या? पहले व्यापार की बात करेंगे जी। शादी होती है तो पंडित जी पहले नहीं आ जाते, मिलनी होती है, और मिलनी के वक्त क्या होता है? आदान प्रदान। तो मेरा ये कहना है अभी मिलनी हो रही है, आप चिंता क्यों करते हैं? मुख्य चीज ये है कि चीन भी, चीन ने, आप समझिए, जो भारत की चिंताएं हैं, क्या सिक्किम लिया, आपने जब सिक्किम लिया, चाइना ने अपोज किया, चाइना ने फिर सिक्किम को मान्यता दे दी कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा। अब उस वक्त आपने नोकझोंक शुरू कर दी तो उन्होंने कहा अरुणाचल। आप स्टडी करेंगे तो ये नोकझोंक चलती रहेगी। लेकिन मुख्य चीज जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान को वो जरूरत है, हिंदुस्तान को जरूरत है इंफ्रा। कोई बात नहीं, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। हमारे कहने से अरुणाचल हमने गड़बड़ी कर दी, तब वो अरुणाचल उसके बाद ये सीपीएम की यही पॉलिसी नहीं, आप गलत काम कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सिक्किम को माना। आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। भारत मैं आपको बोलने दिया था, लेकिन चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपने बिल्कुल चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चिल्लाते रहो लेकिन कोई नहीं सुनेगा। भारत की क्या गलती थी जिससे अरुणाचल चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सुमित चोपड़ा साहब, ना जनता सुनेगी ना लोग सुनेंगे। सुमित जी, आप जिस तरीके से बात कह रहे हैं, चिल्लाने न चिल्लाने की बात नहीं है। आप चीन के अरुणाचल प्रदेश पे दावे को जस्टिफाई करने के लिए सिक्किम मिसाल दे रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चीन क्यों नहीं डर रहा। चीन के अंदर इतनी बड़ी सियासी तंजीमें हैं जो चीन के एजेंडे को यहां चला रही हैं। आपने इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश पे उसके क्लेम को जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि सिक्किम को हमने कर दिया तो फिर उसने मान लिया, अब अरुणाचल पे हमने डिस्टर्ब किया। मैं समझता हूं कि ये राज्य के खिलाफ आपकी लाइन है, आपका एजेंडा पार्टी का मुद्दा है। लेकिन सवाल है कि वो जो तो है ना अरुणाचल प्रदेश मुद्दा है, सीपीएम के लोग तो चीन को आक्रमणकारी भी नहीं मानते हैं। 1962 के हमले को अगर चाइना को ये सब चाहिए था, तेजपुर तक आ गए थे, वापस चले गए। चाइना ने दिखा दिया आप ये चाहते हैं आप कुछ भी करें,
वो जो अपनी समझ है उनकी बॉर्डर के वो समझ आपके फिर तो आप ये सवाल और चाइना ने कहा है कि आप हमारे साथ कहा है बात कीजिए, हम अंग्रेज की मकमान लाइन को मानने को तैयार नहीं है। हमारी फौज भी कहती है कि ये बॉर्डर अनसेटल्ड है। सुनील चोपड़ा जी, ये बॉर्डर का, आलोक जी, बॉर्डर का जो विवाद है उस विवाद को लेकर लगातार भारत की चिंताएं रही है। आज भी वो चिंता जाहिर है कि प्रधानमंत्री से जब बात होगी इन बातों पे ही भी बात होगी। लेकिन इस वक्त जो 3 दिन के दौरे पे आज उनका पहला दिन है, जो कुछ निकल के आया है, जो कुछ हो रहा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, आज जिस तरह की वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स शेप ले रही है, स्पेशली चाइना के कंटेक्स्ट में जी, शायद सबसे पहले तो जो हमारे कम्युनिस्ट भाई बैठे हुए हैं, साथ ही बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान करता हूं और अवधेश भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके सामने ना चिल्लाया करें। कम्युनिस्टों का राइट हैंड चिल्लाते चिल्लाते लंबा हो जाता है। सुनील जी का आप बेशक नाप लीजिएगा, बाद में राइट हैंड लंबा मिलेगा आपको। हम चिल्ला के नहीं जीत सकते इनसे। लेकिन बड़ा दुखद है कि इन्होंने जो सिक्किम के ऊपर अपनी टिप्पणी की, लगता है कि शायद हम किसी भारतीय के साथ डिबेट नहीं कर रहे जी। अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि चाइना के साथ हमारे 3-4 विषय हैं जी। सबसे पहला बाउंड्री डिस्प्यूट है, बॉर्डर से संबंधित है, घुसपैठ से संबंधित है, जिसको शायद आज केंद्र की सरकार बहुत हल्के में ले रही है। दूसरा जो विषय है वो हमारा इकोनॉमिक टाइज है जी। आप देखिए, बॉर्डर डिस्प्यूट में चाइना के साथ 13 देशों की सीमाएं लगती हैं, 12 के साथ वो अपना बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर चुका है। केवल एक भारत ऐसा देश है जिसके साथ उसने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल नहीं किया है। फिर भी हमारे कम्युनिस्ट भाई जो है, लेफ्ट वाले लोग जो हैं, उनकी बड़ाई करते, तारीफ करते नहीं थकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक टाइज की जो बात है, आप देखिए पिछले 9-10 वर्षों से लगातार चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट से सिंगल में आ गया है और उसके कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के जो दायरे हैं उसमें स्पष्ट है कि जब तक भारत के साथ आप अच्छे संबंध नहीं रखेंगे, मार्केट को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वहां पर निवेश नहीं करेंगे, आपका ग्रोथ रेट डबल डिजिट में नहीं जाएगा। दूसरी इकोनॉमिक्स के मामले में उसकी चिंता है कि जो लेबर फोर्स है उसका जो पॉपुलेशन पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड उसका जो वर्क फोर्स है वो लगातार 1 चाइल्ड की पॉलिसी के कारण कम होता चला जा रहा है। अब हमारा जो 2-3 मुद्दे और खड़े हुए हैं, सबसे पहला वीजा का है, स्टेपल वीजा। वो हमारे ही देश के कई राज्यों को अलग अलग तरह का वीजा देता है, फिर भी लेफ्ट के भाइयों को चाइना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद एक और बहुत अच्छा बिंदु आता है, साउथ एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है, चाइना उसमें अपना आधिपत्य रखना चाहता है। अभी वियतनाम के साथ हमने करार किया, उसको उस पर भी आपत्ति है, लेफ्ट के भाइयों को फिर भी अच्छा लगता है वो। इसके बाद अभी देखिए 2 तरह की जियोपॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि पॉलिसीज रहती हैं। एक रहता है कंटेनमेंट ऑफ ए नेशन, दूसरा रहता है एंगेजमेंट ऑफ ए नेशन। आज चाइना हिंदुस्तान को रोकने के लिए विश्व के पटल पर दोनों का ही इस्तेमाल कर रहा है। कंटेनमेंट कैसे कर रहा है? वो हमें नहीं चाहता कि हम जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ अच्छे संबंध बनाएं। एंगेजमेंट ऑफ हमारा इंडिया का कैसे करना चाहता है एंगेजमेंट ऑफ ए नेशन? वो चाहता है आप नेपाल से भिड़े रहिए, आप पाकिस्तान से भिड़े रहिए, आप बांग्लादेश से करते रहिए, बांग्लादेश जी, आप श्रीलंका के साथ डिस्प्यूट में रहिए, बर्मा के साथ डिस्प्यूट में रहिए। चाइना कभी भी हिंदुस्तान के हितों को ध्यान में रख ही नहीं सकता है और यही सबसे बड़ा मूल कारण है कि आज तक वहां से एक गोली तो नहीं चली, लेकिन उसके बावजूद संबंध शायद आज पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब हमारे चाइना के साथ हैं, लेकिन लेफ्ट वालों को फिर भी चाइना अच्छा लगता है। तो मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि चाइना बहुत बड़ा हार्ड बार्गेनर है। जब वो टेबल पर बैठता है तो किसी की नहीं सुनता है, वो केवल अपने देश और अपने देश के हितों की रक्षा करता है। आज केंद्र की सरकार को भी वही फार्मूला अपनाना चाहिए। आप देखिए किस तरह से मोदी जी नेपाल गए तो जीत बहादुर का ढिंडोरा पीटते रहे भाजपा के लोग। ऐसा ना हो कि 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ये साबरमती की लाइटें गायब हो जाएं और उसके बाद कोई चीज हाथ ना लगे। बहुत डिप्लोमेटिकली चलना होगा। आप सावधान कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, बहुत डिप्लोमेटिकली चलना होगा। आज हमारी जो जियोपॉलिटिक्स है देश की, वो एक दोराहे पे खड़ी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। ये लोग देशों के साथ संबंध अच्छे करने का नाटक करते हैं, चक्रवर्ती राजा बिना होमवर्क के कदम उठा रहे हैं। आने वाला समय बहुत कठिन होगा, सोच समझ कर चलना होगा। जी चलिए, सोच समझ के चलना होगा। रमेश रतन जी, जो बात, जो सावधानी या जो चिंताएं, जो देश की चिंताएं, साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी की चिंताएं और अपनी भी चिंताएं जो आलोक जी ने जताई हैं, उसको ध्यान में रख के काम हो रहा है, हो रहा होगा। आलोक जी का प्रारंभिक जो
कथन था उससे आप सहमत होंगे? वो मैं सहमत इसलिए हूं कि हमको पार्टी लाइन से इंटरनेशनल इश्यूज पर पार्टी लाइन से अलग हटना पड़ेगा। और अच्छा लगा कि चोपड़ा जी जो आइडियोलॉजिकल सिस्टम को यानी इंटरनेशनल इश्यूज को, सामरिक दृष्टि को उसको ताक में रख करके हम उन सारी चीज़ों को लें, तो ये सब एक बहुत बड़ी भूल होगी। दूसरी चीज़ एक और है कि ये बिल्कुल सही है कि जहाँ तक सामरिक दृष्टि से, चाहे तो नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे जापान हो, चाइना बड़ी तीव्र गति से, तीव्र निगाहों से देख रहा था। और ये भी बिल्कुल मेरा कहना है कि मोदी जी किसी दृष्टि से नए रूप में नहीं है। एक 14 वर्ष के अनुभव को लेकर के एक देश की उच्च सत्ता की बागडोर संभालने का काम किया है। हर चीज को बड़े संभल करके आज भी 3000 किलोमीटर ऐसा बॉर्डर का एरिया है हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड पड़ा है, और वो सारी चीज मोदी जी की निगाह में है और अधिकारियों के। मैं वक्तव्य को रोकना चाहूंगा, कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। मैकमोहन लाइन और हिंदुस्तान के जो हम नक्शे में दिखाते हैं वो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तमाम इन शब्दों को वापस लें। नहीं, बात पूरी हो जाने दें, आपको करेक्ट करना होगा। अरे बात पूरी हो जाने दें। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मैप है उसमें लिखा हुआ है ऐसा है, अरुणाचल हमारा है, सिक्किम हमारा है, 3000 किलोमीटर का हम डिस्प्यूट नहीं मानते। तथाकथित लोग कहते हैं तो, लेकिन क्योंकि वो सारा इश्यू भी सामने रख करके उसे सुलझाने का 110% और किसी भी ऐसी सहमति नहीं होगी। सबसे पहले जैसे चाइना का अपना एजेंडा है, वो हिंदुस्तान के पीएम का और हिंदुस्तान की उस अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ किसी कॉस्ट पर नहीं होगा। हम लोगों यानी माननीय मोदी जी का भी इस तरह से जो दौर जो चल रहा है, जो कि टीवी में भी ज्यादा बात करने से बात बनती है, और चाइना बड़े ढंग से देख रहा है इस बात को कि किस किस कूटनीति तरीके से जहां पहले मोदी जी गए हैं वो तीव्र निगाहें हैं, और वो भी अपनी कूटनीति और सामरिक दृष्टि का स्वरूप था जिसे संजोने का काम हो रहा है, और वही होगा। कोई किसी तरीके से देश हित को सर्वोपरि रख करके ही जो भी होगा वही होगा। लेकिन मेरा इसमें एक सुझाव है कि हमारे जो भी साथी पार्टीगत विचारधारा जहां इंटरनेशनल इश्यूज हैं उसको भूलना चाहिए। हमको एक विश्वव्यापी स्तर पर उस एजेंडा पर देख करके चलना पड़ेगा, और नहीं तो हम इसी राजनीतिक उसी में जमे रहेंगे कि बीजेपी को ऐसे, वो बीजेपी नहीं है, इस समय देश हित सर्वोपरि है। उसी दृष्टि से भारत सरकार और उसके मुखिया कार्य करने के उसी पहल में लगे हैं। बिल्कुल, पहल में जाहिर है, उस पर कोई सवाल नहीं है कि पहल में नहीं लगे होंगे। सवाल है चीन की मानसिकता, चीन की रणनीति, चीन की सोच, चीन की जो नेगोशिएट करने की क्षमता है। जिस तरह की चीनी अवधेश जी, आपसे खास करके वो जब जापान में थे प्रधानमंत्री, उस समय जब बुलेट ट्रेन की बात आ रही थी, निवेश की बात आ रही थी, उसी समय से ये तमाम बातें आने लगी कि चीन भारत में आके क्या करना चाहता है। ये चीन की तरफ से, चीन के लिए स्वाभाविक, जो आलोक जी कह रहे हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ हैं वो उनको पता है कि चीन के सामने, चीन के पास इस वक्त जो भी विकल्प खुले हुए उसमें जो भारत के साथ बेहतर व्यापारिक रिश्ते, चीन की जरूरत हो सकती है, भारत की भी जरूरत हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ जो रक्षा और सुरक्षा की जरूरत है, जो भारत की चिंताएं हैं। जब भी भारत, चीन के राष्ट्रपति यहां आते हैं या चीन के विदेश मंत्री यहां आते हैं या चीन के प्रधानमंत्री यहां आते हैं, उससे पहले जो कुछ सीमा पे होता रहा है, आप कह रहे हैं 10 साल से हो रहा है, उपेंद्र जी भी कह रहे हैं सालों से होता रहा है। मेरे पास पूरे रिकॉर्ड है। मेरा यह है कि जो रक्षा सुरक्षा को लेके है और जो पड़ोसी के संबंध जिन बुनियाद पे टिकी होती है, क्या वो बुनियादी जो चिंताएं हैं भारत की अपनी चिंताएं हैं? देखिए, भारत ने जब चीन के साथ, राजीव गांधी ने जब 1988 में उन्होंने स्वयं यात्रा की थी, तो वो ये मान के किए थे कि ये सब चीजें रहने वाली है, लेकिन पड़ोसी के नाते हम बिल्कुल एकदम से दोनों विमुख होकर नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए भारत के दिमाग में चीन की स्थिति है। वो हालांकि आलोक जी ने कह दिया कि वो उसने 12 देशों से सुधार कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं, 11 डिस्प्यूट उसने जरूर किया है, लेकिन वो 6 देशों से किया है। उसका अभी बड़े डिस्प्यूट 4 बचे हुए हैं, जहां की उसके अपने हित है, वो छोड़ने वाला नहीं है। आप देखिए जापान के साथ जब चारों तरफ से घिरा हुआ है वो भी जी, ये बिल्कुल इसको जरूरत, हमारी समस्या कहाँ है? चीन की साफ नीति है बिल्कुल कि अगर हमने
पश्चिमी तीन भाग है ना, वेस्टर्न सेक्टर है, मिडिल सेक्टर है और ईस्टर्न सेक्टर है। ईस्टर्न सेक्टर को तो वो अपना मानता है, कहता है। वेस्टर्न और मिडिल पर अगर हम दावा छोड़ देंगे तो फिर हम जो है जो भारत से प्राप्त करना चाहते हैं अरुणाचल के क्षेत्र में वो हम नहीं कर पाएंगे। तो वो एक रणनीति के तहत जानबूझ करके लद्दाख से लेकर के और बीच की सीमा तक वैसे करता है। फिर उससे जब आप बात करेंगे पर्सनल में ना, तो चीन की एक रणनीति वो कहेगा कि केवल भारत और चीन ही इसमें पार्टी नहीं है, इसमें एक और पार्टी है, मतलब पाकिस्तान है। लेकिन अभी जो हमने एजेंडा देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें पहली बार 3-4 बातें हो रही हैं। फर्स्ट तो नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि चीन जो है लिखित रूप से कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने का समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन चीन लिखित वायदा करे कि वो पाकिस्तान को आर्म्स नहीं देगा। एक दूसरा, चीन की जहां जहां भी सेना है वो अपनी जगह से, जो कि जहां वो घुस चुके हैं वहां से वो वापस ले जाए। 2 बातें हैं। तीसरा जो हमने देखा है कि तीसरी बातें जो वो कह रहे हैं कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो जो है खासकर पीओके में जो उन्होंने जमीन लिया हुआ है बनाने के लिए, उसको वो रिटर्न करें। तो ये 3 ऐसे बिंदु हैं जिस पर कल खुल के बात होगी। मैं जानता हूं कि चीन इसका उत्तर हां में नहीं देगा, लेकिन ये एक खड़ी शुरुआत हुई थी। और आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो है अलग खड़ी शुरुआत होगी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको पिछली सरकारें भी नहीं इस प्रकार से नहीं, आप लिखित रूप में नहीं आते। जब हम बात पूरी कर ले। देखिए 2 ऐसे मौके आए थे जिसमें मनमोहन सिंह ने स्टैंड लिया था। जब मनमोहन सिंह बाजाप्ता आसियान के सम्मेलन में थे तो चीन के राष्ट्रपति ने कहा था कि ये जो आप दक्षिण सागर में जो गैस और उसका खोज कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, इसको बंद कर दीजिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि ये हमारा कमर्शियल है, समझौता है, इससे हम वापस नहीं हो सकते हैं। दूसरी समस्या यह थी कि चीन का सामान तो भारत में बिकता है, लेकिन भारत के सामानों पर बहुत ज्यादा वहां अनेक प्रकार के बैन होते हैं। बहुत सामान 18 महीने तक वहां नहीं खुलते हैं। उस पर मनमोहन सिंह ने बहुत साफ बात की थी। इस बार के भी एजेंडे में यह है कि वो जो बातें उस समय हुई थी उसको हम पूरा करें। तो मुझे यह लगता है कि आज एक सांस्कृतिक रूप से महात्मा बुद्ध को सामने ला करके, गांधी को सामने ला करके एक भारत के सांस्कृतिक नजरिया को चीन को समझाने की कोशिश की गई है। असल बात कल होनी है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि हम उनके सामने कमजोर हैं। आलोक जी को थोड़ा दुख होगा, लेकिन आलोक जी के शासन काल में तो उसने जो है काठमांडू तक रेल बनाने का समझौता कर लिया और नेपाल हमारे हाथ से निकल गया। वो श्रीलंका में रेल लाइन चीन बना रहा है, वहां के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है, हमारे से निकल गया। मालदीव से उसके रिश्ते हो गए। और भूटान में वो जो है दूतावास स्थापित करने जा रहा था। मोदी के दौरे के बाद भूटान ने घोषणा किया है कि हम चीन के दूतावास के लिए जमीन नहीं देंगे। तो गलतियां सब ओर से हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी ने गलती की, जब तिब्बत को केवल स्वायत्त क्षेत्र माना जाता था उसको संप्रभु क्षेत्र बना दिया, स्वायत्त संप्रभु क्षेत्र अभिन्न अंग करार दे दिया। हमारे हाथ में जो तिब्बत की एक ताकत थी वो उन्होंने उसको सौंप दिया। उसके बाद से हमारे हाथ में इस समय कुछ नहीं है चीन से सीमा विवाद को लेकर के। चीन के हाथ में इस समय बहुत कुछ है। तो ये अभी भविष्य पर छोड़ के देखना पड़ेगा कि आगे कैसे होता है। जी पुष्पेंद्र, बहुत कम शब्दों में हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन बस मैं किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं क्या आज देखिए अब तक जो जी एक तो आलोक जी ने और जो रमेश भाई ने बात की है, मैं मानता हूं कि चाइना को लेकर के बहुत कोई ऐसी बात नहीं की है कि भारतीय जनता पार्टी की किसी पॉलिसी का उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। जो बार बार आलोक भाई बात कह रहे हैं वो वैसी बात है जिसपे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आखिर की लेते हैं भाई, आप सुन बातों को ठीक से समझिए जरा। मैं दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि 1962 का धोखा नेहरू जी ने नहीं खाया है। मीठी छुरी भाई, मैं कुछ बात कह रहा हूं कि 1962 में जो धोखा देश ने खाया था उसकी तरफ चेता रहे हैं। उस वक्त भी बड़े हिंदी चीनी पाई की बात हो रही थी, पंचशील की बात हो रही थी। आज बातचीत में जितनी चीजें कह रहे हैं आलोक भाई, उसमें किसी की मुखालफत नहीं कर रहे। ये बड़ी बात है कि एक मुल्क की पॉलिसी को लेकर के, विदेश नीति को लेकर के साथ खड़े हैं, सरकार से कह रहे हैं कि हम आपको ये नहीं कह रहे कि गलत काम आप कर रहे हैं। आप उस चेतावनी के साथ ये सलाह दे रहे हैं कि चीन का माजी जो है वो दागदार रहा है, आप उस पर एकदम भरोसा ना करें। वो पहली बात। दूसरी बात जो अवधेश भाई बिना योजना के काम कर रहे हैं। क्या करें आप? अरे सुनो ना, वो कह रहे हैं कि चक्रवर्ती राजा जो है बिना किसी पूर्व योजना के काम कर रहे हैं। जी अवधेश भाई, आपने एक पैक्ट की बात की, मुझे समझ नहीं आया कि
आपने ये किस तरीके से मान लिया कि चाइना के साथ हम ये कहने जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ हम नो वार पैक्ट करने को तैयार हैं सिर्फ इसलिए कि हम हथियार चाइना नहीं देगा तो हम वार नहीं करेंगे। इस पूरे पैक्ट की मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रही कि कल अमेरिका दे देगा तो आप वार करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? ये मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात यह है कि जो आप लिखित रूप को मान रहे हैं कि वो कोई आखिरी बल होगा किसी चीज का, शिमला समझौता भी भारत पाकिस्तान के बीच में लिखे थे, कौन मानता है इस बात को? मैं कह रहा हूं कि इस वक्त चाइना के साथ जो बिजनेस के मामलात हो रहे हैं, जो व्यापार के मामलात हो रहे हैं, उसमें जरूर मैं मानता हूं कि वो एक बर्फ पिघली है, दोनों मुल्क साथ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात है। लेकिन जो भारत की असल कंसर्न है, जो रमेश भाई भी कह रहे हैं, जो आलोक भाई भी कह रहे हैं, कोई 3000 बॉर्डर का मामला है, लेकिन वो डिस्प्यूट जो है वो चाइना की तरफ से है, भारत की तरफ से नहीं है। भारत की तरफ से बॉर्डर क्लियर है, उस पर डिस्प्यूट क्रिएट कर रखा है और उसी डिस्प्यूट को वो एक अपनी रणनीति के तहत भारत के साथ इस्तेमाल करता है कि आपका राष्ट्रपति वहां जाता है या उपराष्ट्रपति वहां जाता है तो वो नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को दिखा देता है। आप यहां आते हैं तो कभी वो 21 किलोमीटर अंदर होता है, कभी 18 किलोमीटर अंदर होता है। अब उस पर एक लॉजिक दी जा रही है कि गोली नहीं चली। अरे गोली नहीं चली तो 21 किलोमीटर का एरिया तो लिए बैठा हुआ है, 300 फौजी तो अंदर घुसे बैठे हुए हैं, आपको अंदर टो तो वो रखता है, तो ये उसकी रणनीति का हिस्सा है। भारत को चेतना चाहिए, इसको भारत को समझना चाहिए और इसको ध्यान में रख के आगे की बात होनी चाहिए। दिलीप जैसा है कि मैं दो बात 4057 जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको वो पूरी तरह विवादित मानता है और 90 भारत विवादित नहीं मानता। वही कह रहा हूं, तो वही मानता है, भारत नहीं मानता। लेकिन 2-3 बातें शायद पता नहीं है कि सुनिए, पिछली सरकार ने बहुत स्टैंड लिए थे, मैं उसको आप लोग पिछली सरकार पे नहीं, मैं कुछ किया ही नहीं है ना, मैंने नहीं कहा, वो नहीं कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं 3 सैन्य रेजिमेंट सेंटर। सुनिए अवधेश जी, मैं सिर्फ इस चीज पे जरा फोकस करते हैं, इस समय एजेंडा में क्या है? इस समय एजेंडा फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो रिले रेस होती है, उसमें बैटल पास किया जाता है। इस समय जो अहम कौन से एजेंडा के जो इश्यूज हैं, कौन से सबसे अहम है भारत के दृष्टिकोण से? देखिए, भारत के दृष्टिकोण से भी जो सबसे ज्यादा अहम है वो है कि चीन के साथ अपना व्यापारिक रिश्ता और बढ़ाना, क्योंकि ये जरूरी है। और जो दबाव जो पड़ता है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, उस दबाव से बचने के लिए भी जो व्यापारिक और आर्थिक संबंध है उसको और मजबूत करना पड़ेगा। अभी चीन है जो भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन गया है, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिला दें तो अमेरिका से भी बहुत ऊपर हो गया है। लेकिन इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाएं और इंपोर्ट उसका और बढ़ाएं। और इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट ये दोनों के लिए चीन को भारत पर निर्भर रहना पड़ेगा आने वाले दिनों में। जी, हम लोगों में से किसी ने कहा कि अगर ये आपको लगता है कि सबसे अहम, हाँ, ये सबसे ज्यादा इंडिया के लिए सबसे ज्यादा अहम है। ये इन्वेस्टमेंट अगर चाइना भारत में कर रहा है तो ये नहीं कहिए कि भारत भीख मांग रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन चाहिए। और जिस तरह से जो वर्ल्ड की का जो इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हो रहा है उसमें चीन का महत्व बढ़ रहा है, यूरोपियन देश हो गया, अमेरिका हो गया, उसमें जो इन्वेस्टमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज है वो घटती जा रही है। तो चीन को भारत सबसे बड़ा डेस्टिनेशन मिलेगा। ये तो चीन का एजेंडा होगा या भारत का एजेंडा होगा कि उसके साथ व्यापार बढ़ाए? भारत देखिए, भारत का कैसे होगा? अगर चीन भारत के साथ गड़बड़ी करता है, मैं बताता हूँ, चीन अगर भारत के साथ गड़बड़ी करता है तो भारत उसके इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर सकता है। भारत है जो उसके जो इंडिया में जो एक्सपोर्ट कर रहा है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन है और उस पर रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन लगा करके भारत है जो मजबूत कर सकता है। भारत के लिए अभी फिलहाल निवेश इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आने वाले दिनों में भारत को चीन के खिलाफ स्ट्रेंथ मिलेगा, इससे चलिए। देखिए, आपसी रिलेशन के बीच में जहां तक इन्वेस्टमेंट का मामला है, अगर चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये सामरिक दृष्टि से ये आपसी जो है एक समझौते का स्वरूप एक अच्छे उससे बनेगा, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट का अगर वेस नहीं बनता, आर्थिक का स्वरूप नहीं बनता तो वो कोई भी रूप बन सकता था। तो इसलिए लेकिन ये मैं फिर आगाह कर रहा हूँ कि हर पहलू को रख करके देश हित को सर्वोपरि रख करके ही सारी चीजें, कोई सवाल नहीं है रमेश जी, उसमें कोई सवाल। आलोक जी, इस समय जो एजेंडा जो कह रहे हैं उपेंद्र जी कि व्यापारिक समझौते को, व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना, उसका निवेश हो, ये भी ज्यादा से ज्यादा हो, इससे जो है ये भारत के पक्ष में होगा, इस एजेंडे को आगे रखना चाहिए। देखिए, एजेंडा हमेशा इकोनॉमिक एजेंडा चलता है, लेकिन मैं उपेंद्र जी की बात से सहमत नहीं हूं।
आज जितना व्यापार असंतुलन हो गया है भारत और चीन के बीच में, उस असंतुलन को कितना कम किया जा सकता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि हम उससे मैंने कहा ना कि भारत है जो कोई बात नहीं, आपने बढ़ाए वो भी जरूरी है। एक्सपोर्ट बढ़ाने की गुंजाइश बहुत बढ़ेंगे तो गुंजाइश कम है उसमें। दुनिया में सबसे ज्यादा घाटा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अब 2-3-4 चीजें हैं क्या जो आलोक जी असहमति व्यक्त कर दी, जो न्यूक्लियर डील होने जा रही है जिसका जिक्र हम मीडिया के माध्यम से आलोक जी को जी, क्या उसमें हम न्यूक्लियर रिएक्टर परचेज करने जा रहे हैं APC 1000 और नॉट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हम जो न्यूक्लियर डील, चाइना कराची में जो 2 न्यूक्लियर प्लांट लगाना चाहता है, क्या उसको डिप्लोमेटिकली हम रोक पाते हैं कि नहीं? ये केंद्र सरकार का आज लिटमस टेस्ट है। बॉर्डर की घुसपैठ को कम से कम हम रोक पाए, ये एक लिटमस टेस्ट होगा। एक जो डबल ट्रिपल वीजा पॉलिसी है उस पे क्या ज्वाइंट डिक्लेरेशन में चाइना कोई चीज कह पाता है? क्या उसको हम कहीं उसके मुंह से कोई चीज ऐसी निकलवा पाते हैं? केंद्र सरकार का इस बिंदु पर टेस्ट होगा। और व्यापार की बात अगर छोड़ दें, भारत का एजेंडा इस समय चीन के साथ आपको लगता है सबसे अहम एजेंडा क्या होना चाहिए बातचीत का? देखिए तीनों चीजें, इकोनॉमिक भी और जियोपॉलिटिकल भी, दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए। बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। चाइना की इन्वेस्टमेंट कराना भी बहुत कोई ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके चाइना की इन्वेस्टमेंट करा लीजिए। एक धोखेबाज का पैसा घर में लगवा लेना, बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। लेकिन की इन्वेस्टमेंट से बेहतर है। इसके बाद मैं फिर देखिए नॉर्थ ईस्ट, आज ही उसका दबाव देखिए, जिस होटल में वहां पर ठहरे हुए हैं वो वहां के नॉर्थ ईस्ट के कर्मचारियों को आज छुट्टी दे दी गई है। चाइना इतनी माइन्यूट चीजों पर आकर आपकी नब्ज को पकड़ता है। आप उसके पैसे को बहुत ज्यादा अगर लगवाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में किस तरह की घटनाएं कर सकता है वो, आप इस बात से इनसे सबसे अनभिज्ञ नहीं रह सकते हैं। मैं पुनः कहूंगा कि 4-5 जो विषय हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट है, न्यूक्लियर डील है, वीजा है, ट्रेड बैलेंस है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत ज्यादा मीडिया का इस्तेमाल करके शोबाजी नहीं करनी चाहिए कि वो घाटों को दिखाए साबरमती के और सब चीजें दिखाते रहे। मैं समझता हूं इन सब चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी को अब देश हित में काम करना चाहिए। देखिए, एक तो पहले ये कहूंगा कि व्यापार बहुत कम शब्द, व्यापार की नीति तो बिल्कुल कांग्रेस की नीति थी कि अधिकतम व्यापार हो। मनमोहन सिंह ने उनके साथ जो पूर्व राष्ट्रपति थे हू जिनताओ, $100 अरब हमको ले जाना है। अभी लगभग 70-72 ऑर्डर चला गया है। हम उनके बात से सहमत हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार घाटा करीब 30 से 32 अरब डॉलर बीच का हमारे साथ चीन से हो रहा है। इसलिए चीन से अगर हमारा व्यापार इस समय खत्म हो जाए तो हमको उससे कोई क्षति नहीं है। उसको पहली बात है एक, क्योंकि इस समय छोटे छोटे खिलौने तक उसके जो है पहुंच गए हैं जिसका कोई आपको रसीद भी नहीं मिलता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है और जो चीन के साथ व्यापार है वो दोनों अलग चीज है, पहली बात। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो करे, उसमें भी निवेश में भी ध्यान रखिए कि किस सेक्टर में क्या निवेश। दिलीप जी, आलोक जी की बात, दिलीप जी आलोक जी की बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ, कतई सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसी पंपेंट में नहीं है, किसी मीडिया के किसी उस फोकस के सिस्टम में कतई नहीं है। जो सारे सिस्टम को जिस तरीके से उन्होंने अपने घोषणा पत्र किया, वो उसको आजकल जो करने में ज्यादा विश्वास रख रही है, वो पंप एंड शो में विश्वास नहीं कर रही और न मीडिया के किसी चक्करबाजी में है। तो माता जी से मिलने जाते हैं तब भी सारे कैमरे को लेके प्रणाम करते हैं। वो उनकी पुरानी बीमारी है। नरेंद्र मोदी को हम लोग जानते हैं। तो कैसे काम चलेगा? अंतिम मैं जो बात प्रणाम करते हैं, अंतिम कैमरे लेके नहीं चलते कि जो चीन रखने वाला है। बहुत आश्चर्य की बात है कि आलोक जी कैमरा लेकर के मोदी जी चलेंगे, ये आपको शोभा नहीं दे रहा है। ये बात करना शोभा नहीं दे रहा है। जाएंगे एक पीएम है, डालने गए तो भी लोगों ने लीक कर दिया कि मोदी जी की माता जी आ रही है वोट डालने, खींचिए कैमरा। वो मुद्दा नहीं है। जो कल जिस चीज पर हमारे पास बहुत कम समय है, वो मुद्दा नहीं है। कल जिस चीज पर सबसे ज्यादा जीत होनी है वो ये है कि चीन के राष्ट्रपति जो हमने अरुणाचल प्रदेश में जो हमने माउंटेन डिवीजन विकसित किया है और कर रहे हैं, जो हम रक्षा की दृष्टि से सड़कें बना रहे हैं,
जो हम वहां एयरफोर्स का जो है वो अड्डे बना रहे हैं, उसका वो कहेंगे कि इसको बंद करना है आपको, वो बात में, क्योंकि चीन अपनी खड़ी खड़ी बात करता है। भारत की तरफ से पहले भी कह चुका है। एजेंडा पे आते हैं कि सबसे अहम हमारे लिए अहम एजेंडा यही है कि हम भी उनके अनुरूप निर्माण कर रहे हैं, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। उनके आने के पहले ग्लोबल टाइम्स जो पीपुल्स डेली का ही एक अंग्रेजी रूपांतर है, उसमें बजाबता इस विषय को लिखा गया है कि यह भी एक हमारा विषय है सीमा विवाद के साथ साथ। तो ये उठेगा, उसका जवाब नरेंद्र मोदी कैसे देते हैं, हमारी सरकार कैसे देती है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन कल ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना है। ये सब मिर्च मिसाला है जी, आपको सब्जी पकानी है और खानी है, असलियत ये है। चीन एक दादा टाइप का देश है, वो सबको अपने दादागिरी की तरह जीता है। नजरें तमाम, अब आप लोग अपना नजरिया बदलिए, चश्मा बदल दीजिए, ये 62-65 का चश्मा मत रखिए। अवधेश जी, वो सवाल नहीं है 3 दिन के दौरे पर भारत में नहीं, ये चश्मा इनको नहीं बदलना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति यहाँ पे हैं, असली बात नहीं, जो सवाल है उस पे आते हैं और हमें एक ब्रेक पे जाना है। लेकिन जो सबसे अहम देश की एक पार्टी एक चश्मा लगा के अवधेश जी आप उन पार्टी पे अलग से चर्चा कर लें आप। और जो सबसे अहम सवाल है कि भारत और चीन के रिश्ते में कितने कौन कौन से वो जो अड़चने हैं, उन अड़चनों के बावजूद भी इस रिश्ते में कितने सुधार होते हैं, इस दौरे के बाद इस पे नजर रहेगी। कल भी हम आपके साथ होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। जल्दी स्टार्ट करिए, स्टार्ट करो। फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में जो हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन मेनका गांधी ने इशारा दिया है कि उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी को फिर से वापस लाओ। इस बीच में बीजेपी के चुनाव अभियान प्रचार के जो मुखौटा थे, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि टिकट बंटवारे में उत्तर प्रदेश में उन्होंने सवाल उठाया है कि टिकट बंटवारा ठीक नहीं था। इसमें कई फैक्टर्स उन्होंने जोड़े हैं। हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी सिर्फ आलोक जी से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस 3 सीटें राजस्थान में जीती। पश्चिम बंगाल में सीपीएम वाम दल के वाम मोर्चे के जो उम्मीदवार थे उनका जमानत जब्त हो गया। ये दोनों अहम है। गुजरात में जो कुछ हुआ, लेकिन सबसे जो कुछ हुआ है उपचुनाव में, हालांकि समय कम रह गया, इसके लिए हम माफी चाहते हैं आलोक जी, लेकिन जो कुछ हुआ है वहां पे जितना कुछ इस उपचुनाव से कांग्रेस के कैंप में क्या खास मैसेज गया है? देखिए दिलीप जी, कांग्रेस के केवल कैंप में नहीं, पूरे देश के कैंप में जनमानस में एक बात गई है कि भारतीय जनता पार्टी का, खासतौर पर मोदी जी का और अमित शाह जी का जो पैकेजिंग का काम था वो अब काफी हद तक फेल हुआ है। आसाम में वो सीट जीत के आए हैं, पश्चिम बंगाल में पहली बार सीट जीते हैं। पश्चिम बंगाल की केवल एक मात्र बशीरहाट सीट, 2 सीट पे 1 सीट जीत के आए हैं। बांग्लादेश बॉर्डर के साथ है, वहां पर पोलराइजेशन, लव जिहाद का इनका फार्मूला किसी तरह से कामयाब रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं रहा है, ना कोई वहां विकास का मुद्दा चला है। मैं बशीरहाट में 2 महीने तक रहा हूं, मैं वहां के जनमानस को जानता हूं। अब मुद्दे पर आते हैं। देखिए गुजरात में जहां पर आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री थे, आप 15 साल से राज्य कर रहे थे, गुजरात मॉडल पे आपने चुनाव लड़ा, वहां पर आप 3 सीटें। मैं कांग्रेस के बारे में बात करना चाहता हूं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। देखिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जो है, उसके जो कार्य थे देश की जनता ने समझे हैं कि केवल चुनावी लफाजी करने से देश नहीं चलता है, और उसी का नतीजा है कि 4 में से 3 सीटें हमें राजस्थान में मिली हैं। उत्तर प्रदेश में 0। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि 11 में से 7 सीटों पर हमारा वोट परसेंटेज लोकसभा से बढ़ा है। कहीं ना कहीं उसको मैं देखता हूं कि पॉजिटिव एक साइन है। लेकिन बीएसपी नहीं थी, इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है।
हर चुनाव का अपना अलग अलग एक कोई ना कोई आधार बन जाता है, रुझान बन जाता है। लेकिन ये क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो 5S, 3S, 3D, 4S वो कर रही थी, वो सब तमाम चीजें रुक गई हैं और आज 5S जो है केवल 2S पे आके रुक गया है, और वो है समीक्षा और सबक। समीक्षा कीजिए अपनी और सबक लीजिए कि देश की जनता आप गुमराह करते चले जाएंगे, गुमराह होती चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। चलिए रमेश जी, देखिए सबसे पहले तो यह है कि आलोक जी को शायद भूल रहे हैं, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश में आप 0 पर आउट हैं, बंगाल में 30 नंबर पर हैं जी। दूसरी चीज एक और बहुत आश्चर्य की बात है कि इसको देश के चुनाव, देश के जनमत के उस आशय से ले रहे हैं। ये चुनाव जो असेंबली का है वो देश पर नहीं, स्थानीय तौर तरीके पर है। लेकिन ये सारी चीज आप ये खाली 3 स्टेट में 0 पे आने के बावजूद भी अपने को इतना भारी नुकसान हुआ। आप अपनी बात करें ना, हम उसकी बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि टिकट बंटवारा ठीक नहीं हुआ, वो कह रहे हैं उनको प्रचार करने नहीं दिया गया। ऐसा है जो भी हार हुई है, उस चाहे उत्तर प्रदेश की है, राजस्थान की है, गुजरात में जो सीट लेके आए हैं, बिल्कुल उसे स्वीकार करते हैं और स्थानीय जो समीक्षा होगी। लेकिन ये देश का इलेक्शन नहीं था, ये स्थानीय मुद्दे और स्थानीय इलेक्शन था। उसको मोदी जी से तोलना, मोदी जी की लहर से तोलना, अमित शाह जी के उसमें कहना, ये क्षेत्रीय लोग अपने तरीके से चुनाव लड़े थे। ये उपेंद्र जी, ये भूल जाइए लहर, ये बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। क्या सबक है? इतना अपना ईगो मत पालिएगा। उपेंद्र जी, क्या सबक है? चुनाव के जो नतीजे हैं वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही खराब नतीजे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के क्योंकि पहला नहीं है, तीसरा उपचुनाव है, पहला में भी हारी, दूसरा में भी हारी। वो तो है, इसका सबक क्या है? इसका सबक तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी एक पार्टी के रूप में बहुत मजबूत नहीं है। पार्टी के रूप में मजबूत नहीं है। ये जो लोकसभा में इसको जो जीत मिली है वो नरेंद्र मोदी के कारण मिली है। एक व्यक्ति को लोगों ने जिताया है, पार्टी संगठन और पार्टी में अभी काफी खामियां हैं, आप ये कह रहे हैं, और वो खामियां जो उपचुनाव में सामने आ गई है। पुष्पेंद्र, देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का जवाब देने से ज्यादा अच्छा है कि जो योगी आदित्यनाथ ने एक खुले टेलीविजन पे जो सवाल उठाया है, उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी ने और जगह नहीं भेजा, जहां जहां मैं गया मैंने जितवा दिया। टिकट बंटवारे में उन्होंने कहा है, सवाल खड़े किए हैं। मुझे लगता है कि कुछ बात जो वो नहीं कह पा रहे हैं, वो ये भी मुझे लगता है कि भीतर घात भी हुआ है। आप देखिए, मुरली मनोहर जोशी की खामोशी, राजनाथ की खामोशी, वरुण गांधी की खामोशी, ये वो तमाम सारे लोग इस चुनाव में क्यों खामोश रहे, मैं समझता हूं ये सबको समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात, आरएसएस जो बात कह रही है, जो हिंदी में लिख के 5 जन में समझा रही है, जो अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर में समझा रही है, पूरे देश को परिभाषा दे रही है, लेकिन देश का गृह मंत्री कहता है कि लव जिहाद के बारे में मुझे पता नहीं है। यह रणनीति में अंतर विरोध था कि एक तरफ आप ये बोलिए, दूसरी तरफ हम ये बोलिए। लोगों को लगा कि ये एक बार बात नहीं कह रहे हैं। अगर लव जिहाद आप कह रहे हैं तो मानिए है, ये मत कहिए कि गृह मंत्री कहता मुझे पता नहीं, आरएसएस की तुम्हें पता है। सुनीत जी, क्या सबक है? वो साफ आपका डिपॉजिट खत्म हो गया, उसकी बात मत करें, अपनी बात करें। से कोई मतलब नहीं है। पश्चिम बंगाल में आपकी जमानत जब्त हो गई, उसकी समीक्षा होगी। लेकिन मुझे लड़का हुआ उस पर खुशी क्यों मना रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीत गई? हमारा ये कहना है कि मुख्य चीज ये है कि जब दो जुबान से बोलोगे तो लोग समझेंगे आप सांप हैं और सांप से बचेंगे। और हिंदुस्तान की जनता आपने सीपीएम का क्या जमानत जब्त हुआ? क्यों? दो सीट पे जमानत जब्त हो गया, आप क्या कह रहे हैं? अभी भी 26 आपका जमानत का हमारे हाथ, जमानत उम्मीदवारों का जब्त हो गया। आप अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अवधेश जी, चलिए सबक क्या कुल मिलाकर के अवधेश जी समय खत्म हो गया होगी, उसके बाद बात करेंगे जी। इसका यह है कि निष्कर्ष तो पहले कहूंगा कि कांग्रेस के लिए राजस्थान और गुजरात में जो एक जैसे कहते हैं कि मरुभूमि में एक हरियाली आई है, लेकिन कांग्रेस के लिए इसमें प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं। 4 में से 3 सीट जीती है। चलिए जी, जरा बात कर लो, इसलिए नहीं है कि सबसे बड़े राज्य में जहां से मदद कर रहे हैं वहां ज्यादा सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में ये खत्म हो गया। लेकिन सबक ये है कि भारतीय जनता पार्टी में पहले भी कह रहा हूं, जो कि उपेंद्र जी ने कहा, इसमें सबसे ज्यादा सबक भारतीय जनता पार्टी के लिए है और देश के लिए है। 2 सबक। पहला कि भारतीय जो पार्टी 2004 से लगातार उसका क्षरण होता रहा है, वो अचानक पुनर्गठित नहीं हो गया है।
भारतीय जनता पार्टी इस समय संगठन विहीन, कार्यकर्ता विहीन, दिशा विहीन एक ये आप कह चुके हैं। ये तो वही मैं कह रहा हूं। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे सलाह दीजिए ना। नहीं, मुरादाबाद में पार्टी को हराने में लगी थी, सिरथू से हमको फोन आया चलिए कार्यकर्ता नहीं, लेकिन एक बड़ा सबक यह है कि एक निहायत ही देश भर की सबसे अपरिपक्व, सबसे गिरी हुई, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार कराने वाली, दंगा कराने वाली, कानून व्यवस्था को खत्म करने वाली पार्टी की इतनी भारी विजय होना, यह भारतीय राजनीति और लोकतंत्र की समझ पर। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। हमारे लेफ्ट साथी तो इसी में खुश हैं। अवधेश जी, सुनील चोपड़ा जी, आलोक जी, पुष्पेंद्र जी, उपेंद्र जी, रमेश रतन जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।